नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमपाल सिंह आपके लिए आज पॉलिटी की क्लास लेकर आया हूं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संसद के बारे में। तो इसमें हम आप जानते हैं, आई होप आपको पता होगा कि भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम भारतीय संसद के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस इसका जो एक अंग है लोकसभा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको हर पॉइंट पर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, संसद के बारे में हम पढ़ते हैं। संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहां से बनता है, पूछा जाता है कि संसद की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 13 मई 1952 को। संविधान सभा ने, अब प्रश्न यहां पे आता है, क्या देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था और संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, जो वर्तमान संसद है। तो फिर 1947 से लेके 1952 तक ये जो बीच का गैप है, इतने सालों में किसने काम किया बिल बनाने का, कानून बनाने का? तो इसका जवाब है संविधान सभा ने। हम जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किस लिए हुआ था? भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए, संविधान बनाने के लिए। और इस संविधान सभा के अलग अलग सदस्य थे। संविधान सभा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। अभी आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा भारत का संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी, उसमें अलग अलग मेंबर थे। चूंकि ये भी हम जानते हैं कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। तो 1947 से 1952 के बीच में ये कानून बनाने का जो काम था, जो वर्तमान संसद जितने काम करती है उतने काम इस 47 से लेके 52 के बीच में कैसे हुए? तो वो किए थे संविधान सभा ने। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। कब से कब तक ये भी पूछा जाता है। 17 नवंबर 1947 से लेके 13 मई 1952 तक ये काम किया था। कुछ कार्य जो कि इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा किए गए, वो क्या थे? अंतरिम संसद को वह सभी काम करने का अधिकार था जो आज की वर्तमान संसद को करने का है। ध्यान दीजिएगा, आज की जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है दिल्ली में, वो जितने काम करती है वो सारे काम करने का अधिकार उस समय की इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद को था। जो कौन थी? संविधान सभा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका भी चुनाव इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ साथ 1951 में संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था भारत के संविधान में, वो अमेंडमेंट भी इंटरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद के द्वारा किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1950 और 1951, इसे संसद के द्वारा ही बनाया गया, इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो तब की इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा किए गए थे। आर्टिकल 79 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत की संसद जो है 3 से मिलकर बनी होती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। अगस्त 1954 से पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते थे और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, लेकिन अगस्त 1954 के बाद हम इसे लोकसभा और राज्यसभा कहने लगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते थे।
आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है और परमानेंट हाउस होता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। हम राज्यसभा में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लोकसभा लोअर हाउस होता है, निचला सदन होता है, और जो डिसॉल्व हो जाता है हर 5 साल में, और 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। 545 कैसे है? 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं 545 में, और बचे हुए 543 डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव से इलेक्ट होके आते हैं। मतलब 543 लोगों का चुनाव होता है जिसमें जनता वोट देती है सांसद बनने के लिए। ये 543 सांसद कहलाते हैं। और इसके साथ साथ 2 एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हाल ही में मोदी सरकार ने घोषणा की है कि इनका जो आरक्षण है, 2 सीट जो इन्हें मिली है लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो सांसद बनने के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को जो आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो अब ये खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन वाला। अब सारे के सारे सदस्य जो 545 होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जनता वोट देगी और सांसद बनेंगे, ये लोग MP बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मोदी सरकार ने क्या घोषणा की है एक बार पढ़ लेते हैं। मोदी सरकार की नई घोषणा के बाद इन समुदाय के लोगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। बता दें कि हर 10 साल के बाद आरक्षण को लेकर समीक्षा होती है। इस समीक्षा में तय होता है कि इन 2 आरक्षित सीटों पर आरक्षण रखा जाए या नहीं रखा जाए। डेट आपको याद रखनी है, 25 जनवरी 2020 को आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है, जिसे कैबिनेट ने नहीं बढ़ने का फैसला किया है। यानी अगर यह आरक्षण खत्म हुआ तो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे, ये 2 सदस्य हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के आखिरी सांसद होंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि आखिरी एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सांसद थे वो कौन थे? जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 331 में इसका प्रावधान दिया गया था एंग्लो इंडियन का। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर नहीं आ पाया है, 545 सदस्यों में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो एंग्लो इंडियन हो और चुनाव जीतकर आया है, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। कब? जब 545 में से एक भी सदस्य एंग्लो इंडियन का चुनाव जीतकर नहीं आया है, तो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति। अगर 2 एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है एंग्लो इंडियन होते कौन है, तो आर्टिकल 366 इसका उल्लेख करता है कि किसी के पिताजी या दादाजी दोनों में से कोई एक अंग्रेज हो और माँ मदर अनिवार्य रूप से भारतीय हो, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सदस्य माना जाएगा। फ्रैंक जे एंथनी 7 बार लगातार एंग्लो इंडियन समुदाय से सांसद रह चुके हैं और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। याद रखिए, संविधान सभा वही जिसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया था 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक एंग्लो इंडियन समुदाय से सांसद रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना है फ्रैंक जे एंथोनी लगातार 7 बार 7 पंजे 35 साल तक एंग्लो इंडियन समुदाय से सांसद रह चुके हैं और ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का जो मेथड होता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। मतलब जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीतेगा। लोकसभा का तथा इसके MP मतलब सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का खुद का कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा के जो व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, सांसद, उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। मतलब 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है इसका कार्यकाल, और समय से पहले डिसॉल्व मतलब भंग भी की जा सकती है। 5 साल में तो भंग हो ही जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है, ऐसा संविधान में लिखा है। लोकसभा का कार्यकाल अभी तक 1 बार बढ़ाया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा का कार्यकाल अभी तक एक ही बार बढ़ाया गया है। 1971 से 76 की जो लोकसभा थी उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में करने के बाद। तो ध्यान रखिएगा 1971 से 76 के बीच जो लोकसभा चल रही थी उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। लोकसभा भंग भी हो चुकी है। पहली बार ये 1967 से 72 जो कि चौथी लोकसभा थी उसको 1971 में 1 साल पहले ही भंग कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? ये आर्टिकल 84 हमें बताता है कि पहला कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उम्र 25 साल की होनी चाहिए और अन्य योग्यता संसद निर्धारित करेगी, संसद पर छोड़ रखा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आता है प्रोटेम स्पीकर का या अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष। ये लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है वो क्या होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जो सबसे सीनियर सदस्य होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार सांसद रह चुका होगा, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। अब ये प्रोटेम स्पीकर काम क्या करता है? ये 2 काम करता है। लोकसभा के MP जो सांसद चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाता है और जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक ये लोकसभा का अध्यक्ष बना रहता है। ये 2 काम करता है। याद रखनी है आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में। और ये भी याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल की सरकार बनेगी। लोकसभा में जिस पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा आएंगी 545 में से, वही सरकार बनाएगी। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही शामिल होंगे, बल्कि सरकार में लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग शामिल हो सकते हैं और वह भी लोग शामिल हो सकते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। बस बाद में इन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के भीतर। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार लेके आती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है और विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार लेके आती है और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेकर आता है। 50 से कम निर्वाचित सदस्य होने चाहिए जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सहमति दें, तो वो मान्य किया जाएगा। कंडीशन याद रखनी है आपको, 50 कम से कम निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को सहमति दें, तभी वो अविश्वास प्रस्ताव कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। हमारी लोकसभा में अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इन 27 में से 15 बार सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में JP कृपलानी के द्वारा नेहरू गवर्नमेंट के विपक्ष में लाया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक टर्म होती है लैम्डक सत्र। लैम्डक सत्र क्या होता है? ये शस्त्र नहीं है, सत्र है। लैम्डक सत्र क्या होता है? तो संसद की जो बैठक का अंतिम सत्र होता है उसे ही लैम्डक सत्र कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट मैंने इसमें शामिल किया है। अब बात आती है राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है तो आपातकाल को समाप्त कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति आपातकाल को 3 तरीके से समाप्त कर सकते हैं, या आपातकाल जो है 3 तरीके से समाप्त हो सकता है। पहला, राष्ट्रपति खुद आकर घोषणा कर दे कि अब से आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त हो गया है। दूसरा, निर्धारित अवधि में संसद से स्वीकृति नहीं लेने पर। देखिए आपातकाल लग जाने के बाद 1 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। वो अगर आपने नहीं लिया 1 महीने के भीतर तो आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के सामने आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की। नेशनल इमरजेंसी को एंड करने की पावर सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मनी बिल, मतलब धन विधेयक क्या होता है? तो देखिए धन विधेयक टैक्स से संबंधित होता है और टैक्स के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जनता के सदन का होता है। और हम जानते हैं जनता का सदन होता है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं,
वो किसके द्वारा वोट लेके चुनकर आते हैं? जनता के द्वारा। जनता उन्हें डायरेक्ट वोट देती है। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें जो सांसद चुन के आते हैं उनमें जनता वोट नहीं देती है, उनमें उस राज्य के विधायक वोट देते हैं। ये हम राज्यसभा में डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले रखा जाएगा, ऐसा आर्टिकल 109 में कहा गया है। आर्टिकल 109 की भाषा ये है एक्चुअली कि धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा, तो इसका मतलब है लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल 109 कहता है, आपको याद रखना है। कोई भी विधेयक मनी बिल ये है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा, हमेशा याद रखना है आपको। और यह निर्णय अंतिम माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 110 में कहा गया है। अगली टर्मिनोलॉजी है जॉइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक क्या होती है? जो राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बुलाया जाता है वो बैठक होती है संयुक्त बैठक। ये होती क्या है? तो संविधान का जो आर्टिकल है 108 वो 3 कंडीशन बताता है जिसमें जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा होगी। पहली कंडीशन, लोकसभा में कोई बिल पास हो गया हो लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ है, तो विवाद उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। दूसरी कंडीशन, लोकसभा में बिल पास हो गया है लेकिन राज्यसभा कह रही है कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है और वो संशोधन की मांग कर रही है जिससे लोकसभा सहमत नहीं है, तो जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरी कंडीशन है, लोकसभा में बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा में 6 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों के टकराव को दूर करने के लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों शामिल होते हैं। और फिर इस संयुक्त बैठक में जिस बिल की वजह से दोनों में विवाद हुआ था वो बिल प्रेजेंट एंड वोटिंग के बहुमत को कंसीडर किया जाएगा। मतलब वो बिल फिर जॉइंट सिटिंग में तभी पास होगा जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और उनकी जो वोटिंग होगी उसका बहुमत आना चाहिए, उसी को माना जाएगा, तभी ये पास होगा। इस तरह की जॉइंट सिटिंग अब तक 3 बार हो चुकी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जॉइंट सिटिंग कितनी बार हो चुकी है, तो 3 बार हो चुकी है। जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन इस बात का उल्लेख आर्टिकल 108 में न होकर आर्टिकल 118 में दिया गया है। आर्टिकल 118 की भाषा क्या दी गई है कि संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण खुद करेगी। संयुक्त बैठक के संदर्भ में जितने भी नियम हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर और डिस्कस करने के बाद ही। आर्टिकल 120 क्या कहता है? सदन की कार्रवाई हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में होगी और सदन का अध्यक्ष अगर परमिशन दे तो मातृभाषा में भी सांसद अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 120 में कहा गया है। आर्टिकल 121 क्या कहता है? आर्टिकल 121 संसद को रोकता है कि वो न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी न करे। वहीं आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 न्यायपालिका जुडिशरी को रोकता है कि वो पार्लियामेंट पर कोई टिप्पणी न करे। सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करो भाई। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो तीनों के पास पावर बटी हुई है, सब अपना अपना काम करें, कोई किसी के बीच में दखलंदाजी ना करे। तो वहीं इसीलिए आर्टिकल 121 संविधान का जो है वो संसद को रोकता है कि वो न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी ना करे, वो अपना काम कर रही है, करने दो। आर्टिकल 122 वहीं कहता है, वो न्यायपालिका को रोकता है कि वो पार्लियामेंट पर कोई टिप्पणी ना करे, कोई भी बिल बना रही है बनाने दो, अगर वो संविधान के खिलाफ होता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज उसको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 99 क्या कहता है? सभी सांसदों को राष्ट्रपति या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शपथ दिलाएगा। मतलब फाइनली कह सकते हैं कि आर्टिकल 99 में शपथ दिलाने का उल्लेख किया गया है कि सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा। आर्टिकल 100 क्या कहता है? हमारी संसद का कोरम कितना होगा? कोरम क्या होता है? संसद को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। 545 सदस्य हैं तो कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तब संसद का सत्र चलेगा। इसे कहते हैं कोरम कितना होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग अलग 1/10 सदस्य वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी संसद का सत्र चलेगा। अब बात आती है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता क्या होता है? तो देखिए इसका उल्लेख संविधान में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। 1969 में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता दी गई थी और 1977 में लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। संसद के कार्य क्या हैं?
संसद देखिए कानून बनाने का काम करती है, लॉ फॉर्मेशन का काम करती है और बिल पास करने का काम करती है। जब कोई भी बिल पास नहीं होता है तो वो बिल कहलाता है, लेकिन जब बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसद का काम है कानून बनाने का, बिल पास करने का, और संविधान में संशोधन करने का काम भी संसद का है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 से संबंधित केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, उसने कहा था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप 368 के तहत, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई संशोधन नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, इफेक्ट डाले उस पर। अगला जो काम है संसद का, बजट पास करने का। बजट पास करती है संसद, चुनाव भी कराती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है, सीएजी का भी चुनाव होता है, और जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता है, जजेस का भी चुनाव होता है। तो ये सारे चुनाव भी संसद के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया भारतीय संसद के बारे में, जैसे हमने लोकसभा को कंप्लीट कर लिया है, सारे फैक्ट हमने कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है रीजनल IAS के, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी PDF टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी, और अलग अलग जो बुक्स हैं उनकी PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती हैं, जिससे आपको इधर उधर PDF तलाशने की या बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको पता चल सके, जिससे आप वीडियो देख सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।